नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का रिटायरमेंट, आज बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और आज रिटायर हो रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस BR गवई। कल 93 नए CJI की शपथ लेंगे सूर्यकांत और भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज रिटायर हो रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस BR गवई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कल 93 नए CJI के शपथ लेंगे सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का रिटायरमेंट, आज बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि उनके अंतिम कार्य शुक्रवार को भावुक पलों के बीच पूरा हुआ है और गवई ने कहा है कि वो 4 दशक लंबे अपने न्यायिक सफर के अंत में खुद को न्याय का विद्यार्थी समझते हुए इस संस्था से विदाई ले रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि आप सभी की भावनाएं सुनकर मेरी आवाज रुक सी गई है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उन्होंने कहा है कि मैं इस अदालत कक्ष से आखिरी बार बाहर जाऊंगा तो इसी संतोष के साथ जाऊंगा कि मैंने देश के लिए जो कर सकता था किया। बता दें कि 40 साल की यात्रा से वकील से लेकर हाई कोर्ट तक जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और अंततः वो CJI बनने के बाद संतोषजनक बता रहे हैं। बता दें कि कल राष्ट्रपति भवन में बेहद ही भावुक पल देखने को मिला और इस दौरान आज रिटायर हो रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस BR गवई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अब CJI आज रिटायर हो रहे हैं BR गवई और ऐसे में वो पल बेहद ही भावुक था। कल राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और इस अवसर पर भूटान, केन्या, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और उनसे जानते हैं कि जस्टिस BR गवई रिटायर हो रहे हैं, आज किस तरीके से देखते हैं। विकास जी। जैसे कि अपने CJI BR गवई जी का रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट को देखने का विषय ये था कि लोगों ने कल्पना, पहले तो ये हम समझना चाहिए कि पूरे हमारे देश के पहले बौद्ध CJI थे और दूसरे दलित CJI, और ऐसा रहने के बाद इन्होंने जो भी इनकी निर्णायक भूमिका है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पक्षपात वाला जो देखा गया था, विषय सुनने में आया था कि मीडिया के माध्यम से पक्षपात होगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला जो AG पेरारी वलन वाला जो राजीव गांधी हत्या का मामला था, उनको उस 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें JL नागेश्वर राव जी आदेश को देखा जा रहा था कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखकर जोड़ा जा रहा, नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सभी को संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए, तो उसके तहत उसको रिहाई का आदेश दिया था। दूसरा, इन्हीं के कार्यकाल में एक मथुरा रेप केस हुआ था, अगर 1972 आदिवासी लड़की वाला, उसको भी लेकर इनका निर्णय बहुत मिसाल के रूप में सभी लोगों के सामने आया और एक पीड़िता की गरिमा की रक्षा के लिए भी रहा वो। और दूसरा वन शक्ति वाला मामला, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना फैसला को रिकॉल किया था, जो अभी भी पेंडिंग था और जो 18 नवंबर को उस फैसले को सुनाया था, जिसमें कि हरियाणा और पंजाब को लेकर जो एक कड़ी फटकार लगाई थी, जो बार बार देखा जाता तो NCR की हवा एकदम ऐसी दमघोटू हो जाती है। तो इनके निर्णय बहुत सराहनीय रहे। और दूसरा, एक देखा जाए तो इनकी पृष्ठभूमि, बिल्कुल कार्यकाल बड़ा संघर्षशील भी रहा और रहने के बाद में बिल्कुल निष्पक्ष और कोई विवादित स्थितियां नहीं रही, कोई ऐसा कमेंट, कोई भी ऐसी वक्तव्य नहीं रहा पद पर रहते हुए जिससे कि उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े। और रहा दूसरा कि अब बनने वाले जो नए CJI हैं सूर्यकांत जी, उनका भी सब कुछ ठीक ही है और बाकी सब सराहनीय, और कल विदाई हो जाएगी CJI जी की। और फिर बिल्कुल ऐसे में इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई थी उस पर इन्होंने कड़ा प्रतिक्रिया दिया था और इसका विरोध भी किया था, ऐसा कुछ था क्या विकास जी? हाँ, उसको यूपी बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर भी कमेंट, बड़ी सख्त टिप्पणी की थी यूपी सरकार को। और दूसरा, इसके साथ साथ जो SIR वाला अभी हाल ही में जो बिहार चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव जो SIR जो हुआ, तो उस SIR पर भी उन्होंने एकदम बिल्कुल कड़ा निर्णय दिया था इलेक्शन कमीशन को। कोई भी वोट, जैसे कि वो आधार वाला के आधार को वैलिड नहीं माना जा रहा था पहले, तो CJI गवई की बेंच ने ही उसको आधार को वैलिड किया कि अगर किसी पर कुछ नहीं है तो अगर आधार भी उसके पास है तो उसको भी वोटिंग
अपने वेरिफिकेशन में आधार को भी मान्यता दी जाएगी। तो ऐसे निर्णय रहे और निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष रहे, जनहित के निर्णय रहे। ऐसा नहीं है कोई दबाव में या फिर कोई अपनी एक हठधर्मिता के कारण जो कभी कभी कोई सिटिंग हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं था और सब बिल्कुल समावेशी वाले निर्णय रहे इनके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज रिटायर हो रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी सरकार और विपक्ष दोनों की सराहना भी की थी और ऐसे में कई उन्होंने कठोर कदम भी उठाए थे, जिस दौरान उन्होंने बुलडोजर भी एक कार्रवाई यूपी में जो थी उसको भी लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बड़ी जानकारी बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1 से 19 दिसंबर तक संसद सत्र चलेगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। बड़ी जानकारी, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 10 बिल। प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन यूजीसी खत्म करने वाला बिल भी आएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर 10 बिल पेश किए जा सकते हैं और ऐसे में 1 से लेकर 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश हो सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूजीसी खत्म करने का बिल भी आएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद ही खास होने वाला है और ऐसे में लोकसभा बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। एटॉमी एनर्जी बिल पर प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकती है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र इस बार बेहद ही खास होने वाला है। नवीन जी, संसद का शीतकालीन सत्र बेहद ही खास होने वाला है और कहा जा रहा है कि 10 बिल पेश होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनीता जी, देखिए संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा वो खास भी होने वाला और हंगामेदार भी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज आती है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म करने की बात सरकार कर रही है और उसकी जगह पे अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ला रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट जाती है, जो पैरामीटर्स तय हैं यूजीसी के, अब वो सारे के सारे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी नहीं रहेंगी, जबकि फंडिंग जो है वो मंत्रालय तय करेगा। भारत के अंदर आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार तमाम बिल लेकर आई है सदन में। आप एनआरसी को ले लें, सीए को ले लें, क्या वो सफल हुए? नहीं हुए। इनकी कोई भी योजना ये जो लेके आते हैं, कोई भी बिल लाते हैं, सक्सेस नहीं होता है। आप बीएनएस लेके आए, बीएनएस आपने बदल दिया, भारत की पूरी आईपीसी आपने चेंज करी काफी हद तक। उसका फर्क क्या पड़ा? क्या अपराध कम हुआ? नहीं हुआ। उससे दंड प्रणाली क्या आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई? न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़े सुधार हो गए? कहीं नहीं हुए हैं। तो केवल क्या है कि अपने जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए सरकार इस तरीके के बिल लाती है और जनता को गुमराह करने का काम करती है। शिक्षा के साथ जिस तरीके का मजाक किया जा रहा है, ये जो बिल है ये बिल्कुल शिक्षा के साथ एक मजाक हो रहा है। और मैं समझता हूं जो व्यवस्था है, जहां लीकेज है आपके, जहां भ्रष्टाचार है, उस पर तो आप अंकुश लगा नहीं पाए। 11 साल तक तो से मोदी जी को सुन रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। कहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा? कितने भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए? और आज तक मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप कहीं भी देखिए, किसी डिपार्टमेंट में विजिलेंस की स्थापना आपने नहीं की। जो बड़े प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बावजूद इसके वहां विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं है आपका। तो जनता जाए तो जाए कहां? आप उस पर रोक लगाइए, पहले उस पर काम करिए। सिस्टम केवल आप नाम बदल देंगे संस्थाओं के। मैं वहां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है इस समय, डीके श्रीवास्तव जी, बात मैं प्रोफेसर, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म कर देंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है नवीन जी कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या एसआईआर का भी मुद्दा उठेगा? निश्चित तौर पर एसआईआर का मुद्दा उठेगा। चुनाव आयोग की जिस तरीके की भूमिका भी हालिया चुनावों में हम लोगों ने देखी है, सवालों के घेरे में है, सब मुद्दा वो भी बनेगा विपक्ष की तरफ से। और ये सत्र कुल मिला के आप देखिएगा अनीता जी, बहुत हंगामेदार होने वाला है। कह सकते हैं कि हंगामेदार होने वाला है ये संसद का सत्र। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नवीन जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु एजेंडे पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया है। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाए गए खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर बता दें कि G20 देशों में वित्तीय, तकनीकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ सहयोग करने का भी आह्वान किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास मापदंडों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में बात की, जिसमें समावेशी और सत्ता विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहता है और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीका संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। खबरों में आगे बढ़ते हैं और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र है और SIR को 3 महीने आगे बढ़ाने की रखी मांग। SIR को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है और ऐसे में सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और SIR को 3 महीने आगे बढ़ाने के लिए मांग रखी गई है। अखिलेश यादव की SIR प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार SIR पर राजनीति देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है और SIR को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग रखी है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंगाल में TMC भी SIR के खिलाफ है और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा और इसके बाद इसे बंद करने की मांग भी उठाई और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनाव आयोग से इन प्रक्रियाओं को 3 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। 403 विधानसभाओं में कई पोलिंग स्टेशनों और मतदाताओं की संख्या 15,44,30,000 है और इसके साथ ही सभी मतदाता तक गणना पत्र पहुंचाया नहीं जा रहा है, जिससे मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए SIR प्रक्रिया का समय 3 महीने और बढ़ा देने चाहिए, जिससे सभी मतदाताओं का गणना पत्र भरकर जमा हो सके। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी में अब SIR पर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है और ऐसे में सपा ने SIR को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और ऐसे में SIR की 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अखिलेश ने SIR प्रक्रिया को बढ़ाने की मांग की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और 403 विधानसभाओं में कई पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की संख्या 15,44,30,000 से ज्यादा है और ऐसे में सभी मतदाताओं तक गणना पत्र पहुंचाया नहीं जा सकता है, जिससे मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए SIR प्रक्रिया का समय 3 महीने और बढ़ा दिया जाए, जिससे सभी मतदाताओं का गणना पत्र भरकर जमा हो सके। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया को लेकर पत्र लिखा है और ऐसे में SIR जो है उसे 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग रखी गई है। अखिलेश यादव ने ये पत्र लिखा है और ऐसे में SIR प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग रखी गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार अब जो राजनीति है SIR पर वो चरम पर पहुंच गई है और ऐसे में लगातार बिहार के बाद यूपी समेत अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंगाल में TMC भी SIR के खिलाफ है और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे बंद कराने की मांग उठाई थी और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने भी चिट्ठी लिखा है और उन्होंने चुनाव आयोग से 3 महीने और SIR प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग रखी है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है। क्या 3 महीने इसे और आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब सभी की जो निगाहें हैं वो चुनाव आयोग के जवाब पर टिकी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया को बढ़ाने की 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग रखी है और
कुछ दिन पहले ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी में भी चिट्ठी लिखा गया था और इसको बंद करने की मांग की गई थी। और ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में और इसको लेकर कहीं ना कहीं से अब इस पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को 3 महीने और आगे बढ़ाने की मांग रखी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा गया है और एसआईआर को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अखिलेश यादव की एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी से खबर है। अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और उनसे जानते हैं कि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखा गया है, किस तरीके से देखते हैं मलिक जी? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, मैं समझता हूँ बात की जा रही पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, किसी रूप में कोई तथ्य नहीं है। और उसके साथ साथ ये एसआईआर चिल्लाने का काम कर रहे हैं, ईवीएम चिल्लाने का काम करते हैं, और ये वोट चोरी की बात एक तरीके से चिल्लाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ ये सेल्फ क्रिएटेड मुद्दे हैं और जनता इनके ऊपर किसी रूप में विश्वास नहीं कर रही है। ये किसान की बात करें, रोजगार की बात करें, समाज के हित की बात करें, राष्ट्र के हित की बात करें, राष्ट्र की रक्षा की बात करें, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें, इन मुद्दों पर डिबेट करें, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इनका कुछ भला हो सकता है इस मुद्दे पर अगर ये बोले। लेकिन अगर ये सेल्फ क्रिएटेड मुद्दे, ईवीएम जैसे मुद्दे को उठाकर एसआईआर और वोट चोरी जैसी बात करके सोचें कि इन्हें कुछ लाभ मिल जाएगा, तो किसी रूप में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ममता बनर्जी ने भी चिट्ठी लिखा था और वो तो कह रही थी कि एसआईआर प्रक्रिया को बंद ही किया जाए, तो यानी कि एक तरह से क्या ये विपक्ष को हम बोल सकते हैं कि डरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और ये बौखलाहट का प्रतीक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय ममता बनर्जी जी का, तो ममता बनर्जी अगर मुद्दों की बात करें, विकास पे बात करें, विकास पे चर्चा करें, तो शायद बेहतर होगा। लेकिन उस मुद्दे पे उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर उनकी सरकार है। उन्हें मालूम है अगर वो विकास पे बात करेंगे, विकास पे किसी रूप में चर्चा करेंगी, तो सवाल सीधा उनसे होगा कि बंगाल में उन्होंने कौन सा विकास किया, कौन सा डेवलपमेंट के कार्य किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस विषय पे आखिर क्यों नहीं बोलती है? रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, रोजगार की बात हो, पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ। और उसके साथ साथ नंबर 2, जहां तक विषय है एसआईआर का, एसआईआर क्या है? बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल स्पष्ट प्रक्रिया है, जिसकी 18 साल की उम्र हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट एंड अपग्रेड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जिनका निधन हो गया, देहांत हो गया है, उनका नाम हट जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो फर्जी वोट बनी हुई है, वो एक तरीके से उसमें सुधार हो रहा है, और जो गलत नाम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मलिक जी अभी बिहार में भी चुनाव हुआ तो वहां पर भी एसआईआर को लेकर खूब हू हल्ला देखने को मिला था, और अब यूपी की बारी आ गई है, इन्होंने चिट्ठी लिख दिया है। नहीं, मैं तो विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और बल्कि एक तरीके से किसान बेल्ट से बिलोंग करता हूं, और मूल रूप से भी वैसे जाट हूं मैं, तो मैं तो जानता हूं पूरे पश्चिम में क्या हाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो किसी रूप में एसआईआर, ईवीएम और वोट चोरी जैसे मुद्दों पे ना चर्चा करती है। 27 में चुनाव होने वाला है, तो क्या है रोड मैप अभी से तैयार कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हार का ठीकरा ईवीएम, एसआईआर और वोट चोरी के ऊपर फोड़ना है, ये एक तरीके से इनकी जो रणनीति है वो तैयार है। और जहां तक विषय ईवीएम का, ईवीएम से इस देश के अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर ली जाए, 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे, आज भी इनके मुख्यमंत्री हैं ईवीएम के माध्यम से, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, उमर अब्दुल्ला हो, भगवंत सिंह मान हो, सिद्धारमैया हो, रेवंत रेड्डी हो, तो निश्चित रूप से ईवीएम के माध्यम से अखिलेश यादव भी सांसद हैं, ईवीएम के माध्यम से, इसी चुनाव आयोग के माध्यम से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी सांसद चुने गए हैं। और उसके साथ साथ यही चुनाव आयोग था ईवीएम का ठीकरा ये वहां पर नहीं फोड़ते जहां पर इनको अच्छी वोटिंग मिल जाती है, बिहार पे, यूपी में, ये यहाँ पर ठीकरा फोड़ते हैं। और अब एसआईआर को लेकर लगातार इनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, चिट्ठी लिखा जा रहा है कि उसको बंद ही कर दिया जाए। इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट क्यों है मलिक जी? नहीं, देखिए, जनता की अगर बात कर जाए, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के पक्ष में है, क्योंकि हमने विकास किया, विकास के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, गांव गरीब किसान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके हित में बात करते हैं, और जनता हमें वोट देती है, इसीलिए बौखलाए और घबराए हुए हैं, इसीलिए ईवीएम चिल्लाते हैं, कभी ज्ञानेश कुमार जी के अपमानित करने का काम करते हैं,
कभी कहते हैं ज्ञानेश कुमार जी आगे चल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। तो ऐसी बातों का मैं सोचता हूँ कोई लॉजिक नहीं है। अगर सर्वे करा लिया जाए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे करा लिया जाए कंडक्ट उत्तर प्रदेश में कि कितनी जनता SIR के मुद्दे पर चर्चा करने के पक्ष में है, तो 1 से 2% के अलावा बिल्कुल नहीं मिलेगा। 98 to 99% उत्तर प्रदेश की जनता किसी प्रकार से इन सेल्फ क्रिएटेड मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य पे डिबेट चाहती है, इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहती है और इसी मुद्दे पे चाहती है कि विपक्ष और पक्ष दोनों एक तरीके से इसी मुद्दे पर राय रखें। चलिए मलिक जी, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। बता दें कि अखिलेश यादव ने SIR को लेकर चिट्ठी लिखी है और ऐसे में सपा ने चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखी है और SIR को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग रखी गई है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण को देखते हुए अब पूरी तरह से जो दिल्ली की हवा है बहुत ही जहरीली हो चुकी है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम बदले गए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। और अब AQI 200+ होने पर ऑफिस टाइमिंग बदलेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 400+ AQI में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर और ग्रैप नियमों में भी बदलाव। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि स्टेज 3 पर भी लागू होगी स्टेज 4 की पाबंदियां। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम बदले। बड़ी जानकारी। और अब AQI 200+ होने पर अब इसको बदल दिया जाएगा और ऐसे में दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने ग्रैप यानी कि इसको बदल दिया है और ऐसे में सख्त नियम लागू कर दिए हैं और अब कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हवा बिगड़ने से पहले हालात संभाल सके। दिल्ली NCR में औसतन AQI जो है वो 360 रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी है। इसके साथ ही CAQM ने बताया है कि नए कदम वैज्ञानिक डाटा और विशेषज्ञों की राय और पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। सभी एजेंसियों को इन्हें तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं और अब जो नियम पहले ग्रैप 2 पर लागू होते थे वो अब ग्रैप 1 पर ही लागू होंगे। ग्रैप 3 के कई नियम ग्रैप 2 में और ग्रैप 4 के नियम अब ग्रैप 3 में लागू होंगे। ग्रैप 4 में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का प्रावधान भी शामिल है। जो नियम पहले AQI 450 होने पर लागू होते थे अब AQI 401 और 450 के बीच होने पर लागू होंगे। इसमें सरकारी, निजी और नगर निगम दफ्तरों से सिर्फ 50% स्टाफ ही बुलाए जाएंगे। बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शामिल होगा और इसके अलावा केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों पर यह मॉडल अपना सकती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना। दीजिए इजाजत। नमस्कार।